Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 17 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट रेफर्स इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इशू थे डिसीजन को लेकर, तो ये जो पूरा केस था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है. और अभी इस जो आपका ये केस है उसको 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसे यहाँ पर रेफर किया गया है. अब आप सभी को यहाँ पर पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है. हमने इसे कई बार अच्छे से डिस्कस किया था, बट एक बार हम फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये अलाउ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन करना चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड. और ये आपका कब इंट्रोड्यूस होता है, इन 2018. इतना आप लोगों को याद रखना है. ओके एक्चुअली होता क्या, जैसे कि आपकी वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर हम बात करते हैं ABC पॉलिटिकल पार्टी, सेकंड है आपकी XYZ पॉलिटिकल पार्टी. अब फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, आपके जो भी ये बड़े बड़े जिनके पास बहुत पैसा आप कह सकते हैं, वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते थे, इन्हें डोनेशन देते थे. लेकिन इससे क्या होता था, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी थी, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी. इवन जो भी डोनेशन वो उनको मिलता था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है वहाँ पर उनको सारे जो डिटेल्स है वो देनी पड़ती थी. लेकिन फिर क्या होता है, इन 2018 गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आती है. इस स्कीम का नाम होता है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. इसके तहत होता है कि एक बैंक को हमने असाइन कर दिया, गवर्नमेंट क्या किया, एक बैंक को असाइन कर दिया. फॉर एग्जांपल SBI को असाइन कर दिया कि आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये A पर्सन है, ये क्या करना चाहता है, इस XYZ पार्टी को कुछ डोनेशन देना चाहता है. ओके ताकि वो अपना यहाँ पर प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट सारी चीजें कर सके. इसके लिए यहाँ पर A पर्सन को अगर डोनेशन देना, वो क्या करेगा, इस बैंक के पास जाएगा, SBI के पास गया, उसने बोला कि मुझे XYZ पार्टी को यहाँ क्या करना है, डोनेशन देना है. ओके SBI यहाँ पे एग्री हुआ. उन्होंने पूछा आपको कितना डोनेशन देना है. हमने बोला कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का क्या करना है, डोनेशन देना है. तो ये SBI क्या करेगी, एक पेपर निकालेगी, पेपर इशू करेगी आपका, मतलब कि ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको इशू करेगी. उसमें 10,000 रुपीज़ होंगे और आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पर 10,000 रुपीज़ कट हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड है वो इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाएगा. ये पर्सन अब जाएगा इस XYZ पार्टी के पास और ये कहेगा कि ये आपको मैं इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से डोनेशन है, ये सारी चीज़ें. बट इस बॉन्ड में आपको याद रखना है, कोई भी नाम वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं कि किस पर्सन ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर डोनेशन किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड किस पर्सन के नाम पर इशू हुआ है. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें है आपका. तो एक्चुअली इस तरीके से फिर क्या होता है, ये XYZ पार्टी, यहाँ पर भी आपकी टाइम लिमिट दी गई है कि विद इन 15 डेज इस XYZ पार्टी को क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा बैंक में और ये जो डोनेशन है, जो उनको पैसे मिले हैं, उसे एक बैंक में, मतलब कि अपने अकाउंट में, और वो अकाउंट यहाँ पर खोला जाएगा, कहाँ, SBI के द्वारा खुलता है, मतलब वो इशू करवाया जाएगा अकाउंट. और वो जो अकाउंट होता है वो आपका कहाँ लिंक होगा, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर मतलब कि आपका लिंक होगा. जिससे कि क्या होगा, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, कितना डोनेशन मिल रहा है, सारी चीज़ें उनका यहाँ पर पता चलता है. ठीक है, अब इसके चलते यहाँ पर एक्चुअली इशू ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि इससे जो अकाउंटेबिलिटी है, लोग बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास यहाँ पे ब्लैक मनी है, वो इस तरीके का डोनेशन कर करके क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी को यहाँ पर वो किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है. सो द CPIM एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कॉमन कॉज मूव टू सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग द स्कीम लीगलाइज एनोनिमस एंड अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन. तो इसमें क्या है, एनोनिमिटी है, ये सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है. और ये अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन को क्या कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है ये स्कीम. इसके तहत यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है. इवन तो हमारा फाइनेंशियल एक्ट 2017 है, वो भी यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसके डिस्क्लोजर में आता है. सो पिटीशन सेज 95% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्ड हैव बीन इन फेवर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी. और यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने ये क्लेम किया है कि आपकी
कि जो ये 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो एक पार्टी के फेवर में यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, सोल्ड किए जा रहे हैं। तो ये पूरा कहा जाता है, ये जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा केस है किसको, एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है। अब फर्दर हम देखते हैं हमारे सामने क्या डिसीजन निकल कर आता है। एक्चुअली इसकी जो हियरिंग थी वो यहाँ पर पहले 10 अक्टूबर थी, फिर इसको यहाँ पर 31 अक्टूबर कर दी गई है। अभी भी यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो भी डिसीजन आता है उसको हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। ये आर्टिकल आपका नेक्स्ट पेज पर भी है, तो हम दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पर कंबाइन करके स्टडी करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में सब लोगों को यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। हमें ये बताना है कि राइट टू वोट, आप सभी को पता है राइट टू वोट का हमारे पास जो राइट है, वोट का जो राइट है वो कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ओके, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास एडवांसेस हैं, डिपॉजिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ओके, तो इसमें से कौन सा जो है आपकी कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ एसेट इंक्लूड नहीं है, मतलब कि इसको आप एज अ एसेट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे बैंक में एक तरीके से एसेट की तरह आ रहा है ना। एसेट क्या होता है, पहले तो आप लोग इसकी एक डेफिनेशन आप लोग बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं। और एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एडवांसेस को, डिपॉजिट्स को, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट का इशू आ रहा है वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में बना ही हुआ है और आगे फर्दर ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात तो ये, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, इन्वायरमेंट impact assessment. The Indian Himalaya region needs its own environmental impact assessment. ये इस आर्टिकल का जो टाइटल है आप पहले उसे पढ़िए। आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो हिमालय रीजन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, हिमालयन रीजन की, इसको क्या चाहिए, इसका खुद का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। पहले इसमें दो चीज़ें आपके आ जाती हैं। आप अगर इस टाइटल को पढ़ेंगे यहीं से आपको जो पूरा आर्टिकल है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम पहले बात करते हैं किसकी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, कि ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर ये XYZ एरिया है, ये इतना बड़ा यहाँ पर एरिया है, पूरा ये फॉरेस्ट से कवर है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका पूरा जो एरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट है, इस तरीके से कवर है। आपको यहाँ पर रोड बनानी है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई मॉल बनाना है, रोड बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है। इसके लिए क्या होगा, आपको एक क्लियरेंस की जरूरत होगी। आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये XYZ स्टेट में पड़ता है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लियरेंस लेना होगा। क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर मंजूरी दी जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इतना जो आपका इन्वायरमेंट है, मतलब कि जो एरिया है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, इज वन ऑफ सच प्रोसेस डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन। ये जो प्रोसेस है इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इन्वायरमेंट जो आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, उसके द्वारा डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे नोट डाउन करते जाएं या फिर कहीं भी इसे आप मार्क कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस definition? Identify the environmental, social, economic impact of project before it is implemented. आप कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना होगा, उसका इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे कि हमने बात करी, मैंने यहाँ पर हमें रोड कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इस रोड के कंस्ट्रक्शन में इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपका जो इकोनॉमिक लेवल है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो
वाइल्ड लाइफ है, हम कह सकते हैं सोशल लाइफ भी होगी, कुछ लोग आसपास यहाँ पर रह भी रहे हैं, कुछ एरियाज हैं, तो उन पर क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पहले हमें क्या करना होगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद ही आपका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी कि आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड। अब इसकी जो प्रोग्रेस है, एवोल्यूशन इंडिया में आपका EI जो ए है वो कब आता है, इसकी हम बात करते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग कमीशन होती है वो डायरेक्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है तो क्या करती है, जो रिवर वैली के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एसेस करते हैं। मतलब पहले एकदम से नहीं आ गया था, यहाँ पर 1976 एंड 77 में क्या होता है कि जो प्लानिंग कमीशन होती है वो किसको डायरेक्ट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कि जो भी यहाँ पर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आप उसको एसेस करिए इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जितने भी आपके रिवर वैली के प्रोजेक्ट्स हैं इसका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ता जाता है, चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर इन 27 जनवरी 1994 को क्या होता है, जो हमारी यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन इन्वायरमेंट होती है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपको ये पॉइंट याद रखना है, किस एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर यहाँ पर प्रोमलगेट किया जाता है फर्स्ट टाइम EI के नोटिफिकेशंस फॉर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया जाता है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका जो इम्पैक्ट है आपके इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्लियरेंस लेना होगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर लेना होगा। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर 2006 में इसमें कुछ सालों पहले ही कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, बहुत सारी चीजों को रिप्लेस किया जाता है। अब कौन कौन से वो रिप्लेसमेंट है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। उसके बाद हम किसकी बात करें यहाँ पर, हिमालयन रीजन की। आपका हिमालय जो रीजन है वो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है ये आप सभी को इसके बारे में पता है ना, कितना ज़्यादा यहाँ पर जो हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं वहाँ पर जो वल्नरेबिलिटीज़ आपकी हैं उस रीजन में, जो फ्रेजिलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है और उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। 2006 में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपका फिर से आता है EI का, उसमें बहुत सारे जो आपके क्या कह सकते हैं प्रोविजंस हैं उसमें चेंज किए गए हैं, है ना। वहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन की गई हैं कि जो कैटेगरी A के प्रोजेक्ट्स हैं, कैटेगरी B के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो कैटेगरी A के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी और जो कैटेगरी B के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। इवन यहाँ पर क्राइटेरिया भी डिफाइन किया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 हेक्टेयर तक में कुछ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंडमान एंड निकोबार वाला निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है हमने इसको डिस्कस किया है। ओके, तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, उस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है कि इस रीजन में हमने मतलब कि उसको ब्रेक डाउन करके शो किया, उसको एक साथ शो नहीं किया कि हम इतने पूरे एरिया में क्या कर रहे हैं, पूरा ये जो डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया कि ये इतना रीजन, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इससे क्या हो गई, क्लियरेंस जल्दी मिल गई, क्योंकि इसमें भी एक जो असेसमेंट हो रहा है इसमें भी एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि इसके अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर जाते हैं तब आपको क्या करना होगा, क्लियरेंस लेनी होगी। लेकिन क्लियरेंस जल्दी लेने के चक्कर में यहाँ पर क्या कर दिया गया, उस चीज को डिवाइड कर दिया गया। So this notification has categorized projects देखिए under various heads such as mining, excavation of natural resources and power generation and physical infrastructure. Unfortunately, the threshold limit beyond which EIA is warranted for all these projects is the same across the country. Okay, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, अब हम हिमालय रीजन की बात कर रहे थे, जैसे कि आपका हिमालय रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है और वल्नरेबल है ना, डिजास्टर का। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में पूरी यही बात की जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपका हिमालय रीजन है उसका खुद का हमें एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या है वहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अभी इंडिया का रेगुलेशन सिस्टम है इसमें जो ग्रेडेड अप्रोच है, रिस्क मैनेजमेंट जो अप्रोच है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। और इन एरियाज़ में जो भी प्रोजेक्ट्स मतलब आपके किए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से, इस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो पूरे हमारे हैबिटाट पे पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों का। तो इसमें जो मतलब कि लैक्यूनाज हैं इस प्रोजेक्ट में, इन्हें हमें फिर से क्या करना होगा, या तो एड्रेस करना होगा,
ठीक है, क्योंकि आप इस रीजन में, हिमालय रीजन में आप फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं हैवी रेन्स हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सेमिसिकली यहाँ पर जो एक्टिवली हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आप अनदर जो फैक्टर है उसको ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा क्या हो रहा है, वल्नरेबल यहाँ पर हो रहा है। ओके, आई होप अब आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। तो एट द एंड इसमें यही कहा जा रहा है कि इन मैनी केसेस EIA इज डन इन द बॉक्स टिकिंग अप्रोच मैनर। तो यहाँ पर बॉक्स टिकिंग अप्रोच मैनर क्या है, इसका मतलब यही कि हमने बात की कि इसमें कैटेगरीज क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि अगर आप इतने एरिया में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कुछ भी प्रोजेक्ट है आपका, बट अगर आप ये पूरा ये ABC एरिया है, ठीक है, और ये पूरा इतना एरिया है, बट अगर आप पूरे एरिया के लिए कर रहे थे, इसमें आपको क्लियरेंस की जरूरत है, बट आप इतने में कर रहे हैं तो आपको कोई भी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। सो इन्होंने क्या कर दिया, ये बॉक्स टिकिंग अप्रोच एक तरीके से यही है कि आपने जो एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया। डिवीजन से क्या होगा, आपको जल्दी यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगी, ठीक है, बट इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट पे, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ पर तो पड़ रहा है ना। तो ये सारा है, इसका जो हम है बहुत ज़्यादा गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, तो इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आप देखेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ टूल टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रायर द डिसीजन मेकिंग। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रोजेक्ट का हमारे इन्वायरमेंट पर, सोशल लाइफ पर, इकोनॉमिक लेवल पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एवोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो ये जो होता है इसका ओरिजिन 1969 में पहले USA में होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर धीरे धीरे आगे फर्दर बढ़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट 1987 और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो समिट जो आपका 1992 में होता है, उसके द्वारा यहाँ पर जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ होती हैं। फिर यहाँ पे कुछ आपके अमेंडमेंट्स अभी किए गए हैं इंडिया में, जिसके कारण जो स्क्रीनिंग, स्कूपिंग, आपकी जो पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल है, इन जो ये 4 साइकिल होती है, क्योंकि ये जो आपका ये जो प्रोसेस होती है असेसमेंट की वो बहुत ही लॉन्ग होती है, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। जैसे उसमें पहले स्क्रीनिंग होती है, स्कूपिंग होती है, पब्लिक हियरिंग होती है, क्योंकि ये जो आपका असेसमेंट है ना, इसमें आपके जो लोकल लेवल के लोग हैं, लोकल कम्युनिटी, लोकल पीपल है, उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस 4 साइकिल्स को यहाँ पर क्या किया गया आपका, अब इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी B1, B2। ओके, सो कैटेगरी जो B2 के प्रोजेक्ट्स हुए उसमें कोई भी आपको असेसमेंट की जरूरत नहीं है। आपका जो B1 प्रोजेक्ट होता है उसमें मैंडेटरी रिक्वायर होता है आपका EIA। ओके, जो कैटेगरी B है वो अंडर स्क्रीनिंग तक जाते हैं, इनकी प्रोसेस स्क्रीनिंग तक होती है, ठीक है। उसमें हम कैटेगरी A की बात करते हैं, इसमें मैंडेटरी आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत होती है, स्क्रीनिंग प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ओके, सो आई होप अब आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सभी को पता है कि आज का जो दौर है हमारा, आज का जो एरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है। यू कांट डिनाई दिस थिंग, ओके। बट यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बड़े रिस्क फेस करने को पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं रिस्क ऑफ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट सस्पेक्टेबल टू शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यू, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। लाइक यहाँ पर क्या है, ये जो हम आज का जो टाइम है आपका डेटा ब्रीच का हो गया, साइबर अटैक का हो गया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डेंजर्स आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दिखाई देते हैं। बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत सारी चीजें, हमारी जो चीजें हैं उसको क्या कर रहा है, बहुत ही स्मूथली ईजी कर रहा है। बट इसका जो रिस्क है वो क्या क्या रिस्क है। सो द इमीडिएट रिस्क माइट more be tangible such as ensuring that AI system does not malfunction its day-to-day task। ये क्या कर रहा है, हमारा जो डे टू टास्क है उसको इजी तो कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं ये हमारा जो ह्यूमैनिटी है, सोसाइटी के जो रोल्स हैं, है ना, इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। बोथ ऑफ द रिस्क रिक्वायर मल्टीफेसेड अप्रोच वेयरिंग करंट चैलेंज अगेंस्ट पोटेंशियल फ्यूचर रैम्पिफिकेशन। अब यहाँ पर हम बात करें कि
जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज के टाइम पर हम ये कह रहे हैं कि हर एक चीज के साथ उसे क्या कर दिया जाए, अमलगेट कर दिया जाए, है ना, लिंक कर दिया जाए. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ फंडामेंटली अल्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय मैनिपुलेटिंग ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स एंड डिजायर. यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिंक कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, ह्यूमन के इमोशंस को, थॉट्स को, डिजायर्स को पूरी तरीके से क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर उसको मैनिपुलेट कर रहा है. उसके बाद आप सेकंड देखेंगे, एआई सिस्टम फॉर द फ्यूचर. फॉर इंस्टेंस इट इज इंसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आज हम बात कर रहे हैं, जो भी आपका वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें किस पर रिलाई हो रही हैं, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिलाई हो रही है. इवन आप देखेंगे ये हमारा जो पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है. जैसे कि पब्लिक वेलबिंग हो गया, सोसाइटल फंक्शन हो गया, पोटेंशियली हैम्परिंग, ये सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है. ओके, सो इसमें आर्टिकल में एक तरीके से लास्ट में यही कहा जा रहा है कि आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज क्या करना चाहती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहती हैं. बट हमारे पास, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एक वर्ल्ड में कोई भी एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं है जिससे हम क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकें. ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको कि हमारे पास वर्ल्ड में ऐसा कोई भी यूनिफाइड अप्रोच नहीं है बाय विच वी कैन क्या कर सकें, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकें. इतना आपको क्लियर हुआ. ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूके में आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पर एआई एक्ट आया है, जिसका मेन फोकस उनका ये है कि हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करें. वेरियस कंट्रीज यहाँ पर क्या कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर रही हैं. आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड देखेंगे चाइना यहाँ पर कोई भी रेगुलेशंस लेकर नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना है. तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से रिस्क को इंपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो लॉन्ग टर्म रिस्क एसोसिएट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मिटिगेट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं. इफ a country such as China does not enact regulations on artificial intelligence while others do, it will likely gain a competitive edge in terms of artificial advancement and deployments. अब देखिए, चाइना यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन अदर कंट्रीज क्या करना चाह रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं है वर्ल्ड में. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई इन्वायरमेंट का आप टॉपिक ले लीजिए. इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास एक यूनिफाइड प्रोविजंस हैं, अप्रोच है, कन्वेंशंस हैं, जिसके तहत हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर कम करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर कम करनी है. इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी यूनिफाइड अप्रोच रेगुलेशन नहीं है. अब कुछ कंट्रीज इसको रेगुलेट करना चाहती हैं, चाइना यहाँ पर इसे रेगुलेट नहीं करना चाहता. चाइना रेगुलेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसके उस रीजन में वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट होगा और एक तरीके से ये क्या करेगा, वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन को डिप्लॉय करेगा. तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है. सो ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा डेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दिखाई दे रहा है. सो इन दिस इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क, द वर्ल्ड मस्ट रिमेंबर दैट आवर चॉइसेस टुडे विल शेप द वर्ल्ड वी इनहेरिट टुमारो. तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर हमें कल का टुमारो, अगर हमारा जो कल है उसको सही सुधारना है, करना है, अच्छी शेप में लेकर आना है, तो हमारी ये किस पर डिपेंड करता है, आज की चॉइस पर डिपेंड करता है. आज अगर हम सही पर यहाँ मतलब कि प्रॉपर तरीके से कुछ रेगुलेशंस लेकर आते हैं, रूल्स लेकर आते हैं, सो इट विल शेप आवर फ्यूचर इन टुमारो. ओके, आई होप इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, No dengue epicenter so far in 2023 cases has spread across India. अब यहाँ पर एपिसेंटर की बात की जा रही है, किसके, डेंगू की, कि हमने डेंगू का जो केसेस है इसमें एक हमने क्या देखा है, हमको एक पैटर्न दिखाई दिया. पैटर्न कैसा दिखाई दिया, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, ये आपका इंडिया है. ओके, हम इसको बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया, ये ईस्ट इंडिया आपका, और ये वेस्ट इंडिया, और ये सेंट्रल इंडिया. ओके, इतना हुआ. हमने ये एक पैटर्न ऐसा दिखाई दिया कि कुछ केसेस, एक साल हमें केसेस दिखाई दिया. हमने कब से देखा, 2000 बात की जा रही है यहाँ पे, 2008 से 2023 तक हमने पूरा असेसमेंट किया.
पहली टेबल में एक्चुअली आप देखेंगे कि जो डेंगू का हॉटस्पॉट बना था वो नॉर्थ इंडिया बना था। आपको साउथ इंडिया में केसेस देखने को इतने ज़्यादा नहीं मिले जितना यहाँ पर हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिले। ओके, तो हमने सोचा कि नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है कि डेंगू के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मेनली फोकस करना चाहिए। फिर कुछ सालों बाद हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में जो केसेस हैं यहाँ पर केसेस पूरी तरीके से कम हो गए, साउथ इंडिया में यहाँ पर केसेस आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ उसके एक साल बाद आपका सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में इतने नहीं होते हैं। तो ये पैटर्न हमें पूरा दिखाई दिया। पैटर्न कैसा है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक साल कुछ रीजन में बहुत ज्यादा हुआ, दूसरे साल उस रीजन में आपको डेंगू के केसेस देखने को ही नहीं मिले। नेक्स्ट ईयर आपको ये इसमें चेंज देखने को मिलता है, मतलब कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पर डेंगू का कोई भी एपिसेंटर हमें दिखाई नहीं दिया है जिससे कि हम उस एरिया पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें। तो अभी ये जो केसेस हैं हमें पूरी दुनिया में फैलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक इंडिया में हम देख रहे हैं इस साल केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हमें डेंगू के केसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 9,000 से भी ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र में, देन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ, आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस का जो बर्डन है वो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो एनालिसिस का मेन यही प्रोविजन है कि द अबव एनालिसिस शुड बी रीड विथ नोट ऑफ क्वेश्चंस as only about 22% of registered death in India were medically certified। यहाँ पर हमारे पास कुछ ही केसेस हैं जो मेडिकली आपके रजिस्टर्ड डेथ हैं। रजिस्टर्ड डेथ कितनी है हमारे पास, 22%। ओके, बहुत सारी जो डेथ्स हैं वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, तो ये जो केसेस हैं डेंगू की वो फर्दर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट रूल लेकर आना होगा, चीजें लेकर आनी होगी जिससे कि हम क्या कर सकें, इस चीज को, डेंगू को यहाँ पर रोक सकें। तो आप डेंगू के बारे में यहाँ पर देख लेंगे। डेंगू आपका कैसे यहाँ पर फैलता है, तो ये मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल रीजन में कॉज होने वाला डेंगू वायरस होता है। आपका जीनस फ्लेवी वायरस होता है जो ट्रांसमिट होता है सेवरल स्पीशीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो विद इन द जीनस एडिस, प्रिंसिपली एडिस एजिप्टी के द्वारा ये क्या होता है आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, सो हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, यहाँ पर आपकी आंखों में दर्द होता है, आपके जो बोन्स होते हैं वहां पर जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसमें पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन है या नहीं है। इसमें कोई भी डेंगू इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ये अगर आप किसी की जो रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इनसे अगर कोई चीज़ क्लोजली आप यहाँ पर क्या है मतलब कि एसोसिएट है तो आपको डेंगू क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, कोर्ट डिक्लाइंस अबॉर्शन प्ली सेज इट कांट स्टॉप हार्ट बीट ऑफ वायबल फीटस। अब देखिए यहाँ पर आपका एक पिटीशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर विमेन थी, कपल थे, उसको 2 बच्चे पहले से थे, उनका 3rd चाइल्ड था, और ये कहा गया था, उनके जो डॉक्टर थे उनके द्वारा ये आर्ग्यूमेंट रखा गया था कि शी इज फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड मेडिकली अनेबल टू कैरी, डिलीवर और रेज अ चाइल्ड। शी इज इन डिप्रेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ हर 2nd चाइल्ड। जब उनका 2nd चाइल्ड हुआ था उसके बाद से ही वो जो लेडी है वो डिप्रेशन में है, और जो उनका ये 3rd बेबी है, 3rd चाइल्ड होने वाला है, वो उसको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, मेडिकली उसको कैरी नहीं कर सकती है, डिलीवर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये पूरा केस आपका जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो भी मतलब कि उसका जो विमेन थी उनका जो मेडिकल यहाँ पर अनेबल बताया जा रहा है कि मेडिकली शी कांट कैरी अ और डिलीवर अ और रेज अ चाइल्ड। तो इसका जो असेसमेंट होता है उसके लिए एम्स में जो एम्स मेडिकल बोर्ड होता है उसकी जो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें प्रेगनेंसी की, वो यहाँ पर भेजी गई, और वो जो असेसमेंट निकल कर आया उसके तहत ये कहा गया है कि यहाँ पर मतलब कि जो लेडी है वो बच्चे को कैरी कर सकती है और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ना तो बेबी के ऊपर जो फीटस है, चाइल्ड है, और ना ही मदर के ऊपर। ठीक है, इसकी जो मेडिकली तो बिल्कुल भी यहाँ पर वो हार्म नहीं कर रहा। और प्रेगनेंसी का जो एक्चुअली टाइम पीरियड है ना वो 26 वीक हो चुका है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिस इज नो लॉन्गर अ केस ऑफ प्रो लाइफ और प्रो चॉइस, शी कैन नॉट मेडिकली टर्मिनेट द चाइल्ड नाउ, द चॉइस इज नाउ बिटवीन प्री टर्म और फुल टर्म डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पर अब चॉइस नहीं है उनके पास कि वो क्या कर सकते, जो अबॉर्शन यहाँ पर करवा सके, क्योंकि इवन जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो भी प्रिस्क्राइब करता है कि इफ द
प्रेगनेंसी वॉज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पर आप एबॉर्शन कब करवा सकते हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को अगर हमें सेव करना है तब आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर या तो बच्चे की जान बच सकती है या फिर माँ की जान बच सकती है, तो उस केस में भी जो डेथ और आपका लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन आती है यहाँ पर, और जहां पर फिर तब हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन को अलाउ कर सकते हैं इवन दैट आफ्टर द 26 वीक के बाद भी यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो अबॉर्शन की प्ली थी उनकी उसको डिक्लाइन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इधर पहले हम कुछ अबॉर्शन के लॉ देख लेते हैं कि इंडिया में अबॉर्शन के लॉ क्या क्या हैं। तो 1960s की बात करते हैं। पहले जो अबॉर्शन था वो इलीगल था। अबॉर्शन वॉज इलीगल एंड पनिशेबल अंडर द सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बिफोर 1960 से पहले ये इलीगल था। फिर यहाँ पर क्या होता है, 1964 में आपका फॉर्मेशन होता है शांतिलाल शाह कमेटी का, जो कि यहाँ पर उन्होंने एग्जामिन किया जो भी आपके अबॉर्शन रिलेटेड मैटर्स थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे जैसे कि हमारे इंडिया में रेप के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके कारण जो विमेन थी वो प्रेग्नेंट हो रही थी, कई बार जो चाइल्ड मैरिजेस थी, चाइल्ड मैरिज में जो बच्ची चाइल्ड मैरिज हो गई लेकिन वो बहुत ही अर्ली एज में क्या हो जाती, प्रेग्नेंट हो जाती, जिसका जो इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर पड़ता, उसकी हेल्थ पर पड़ता। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। ये कमेटी बनती है। फिर 1971 में आपका एनटीपी जो है एक्ट है उसको पास किया जाता है। फिर एनटीपी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस एंड पास बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 1971 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शांतिलाल शाह कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये आपका यहाँ पर होता है, जिसमें यहाँ पे ये अलाउ करता है कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड ग्रांटेड इम्यूनिटी टू डॉक्टर परफॉर्मिंग अबॉर्शन इन लाइन ऑफ विद इट्स प्रोविजंस। तो यहाँ पर अगर आप 20 वीक्स अप टू 20 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है तो आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। ओके, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो यहाँ पर अबॉर्शन पिल्स का भी आता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो मेडिकल अबॉर्शन पिल्स हैं उसको भी अमेंड करने की बात की जाती है। फिर 2021 में यहाँ पर जो एक्सटेंशन किया जाता है अबॉर्शन की लिमिट को, तो 20 से यहाँ पर कितना होता है, 24 वीक्स यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते हैं, माइनर्स के केसेस बढ़ते हैं। मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी यहाँ पर कैसा है, विडोहुड है या फिर डाइवोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई लेडी है, जस्ट एग्जाम्पल अ लेडी, वो प्रेग्नेंट हो गई बट आफ्टर 2 और 3 मंथ वो उसका डाइवोर्स हो जाता है या फिर कुछ भी उसके पति की डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को भी यहाँ पर देखना होगा, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर विमेन यहाँ पर मेंटली इल है तो यहाँ पर जो मेंटल रिटार्डेशन है, ये सारी चीजें हैं। फीटस अगर मेल फंक्शन हो रहा है तो इन सारे केसेस पर क्या कर सकते हैं, आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। ग्लोबल अबॉर्शन लॉ की बात करते हैं तो अब तक 24 कंट्रीज में यहाँ पर अबॉर्शन को क्या कर दिया गया है, इलीगल माना जा रहा है। अभी ये ban है। About 90 million and 5% of women of reproductive age reside. These include Senegal, Mauritius, Egypt in Africa, Laos, Philippines in Asia, El Salvador, हॉन्डुरस, सेंट्रल अमेरिका, पोलैंड, माला इन यूरोप। तो इन कंट्रीज में अभी भी क्या है, अबॉर्शन को यहाँ पर इलीगल माना जाता है, बैन किया जाता है। ओके, यहाँ पर कंट्रीज परमिटिंग अबॉर्शन विद रेस्ट्रिक्शन। तो आपके पास 50 कंट्रीज हैं जहाँ पर अबॉर्शन तो यहाँ पर परमिट किया गया है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे आपके क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। लाइक यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें लीबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ईरान एंड वेनेजुला। यहाँ पर अगर परमिटेड कब है कि कोई विमेन की हेल्थ पर रिस्क आ रहा है, ठीक है, और रेप के कोई केसेस हैं, फीटल अबनॉर्मल है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो आप उसको परमिट कर सकते हैं अबॉर्शन के लिए। कंट्रीज विद एक्सेसिबल अबॉर्शन लॉ, यहाँ पर एक्सेसिबल अबॉर्शन लॉ की बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ द यूरोप। फ्यू रेस्ट्रिक्शन प्राइमरी जेस्टेशनल टाइम पीरियड टिपिकली 12 to 14 वीक्स यहाँ पर रखा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, 2 लैबोरेटरीज इन इंडिया टेक मेजॉरिटी ऑफ कफ सिरप सैंपल फॉर टेस्टिंग। अब देखें, यूएसए और चाइना के बाद अगर हम बात करते हैं, इंडिया इज द थर्ड कंट्री हु एक्सपोर्ट द ड्रग्स। ओके, यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड में हमारा जो लार्जेस्ट मार्कर है किसका, ड्रग का एक्सपोर्ट का, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। लेकिन हमने लास्ट ईयर बहुत सारे केसेस देखे थे कि हमारे पास केसेस आ रहे थे कि सिरप्स के कारण, ये जो आपकी कफ सिरप होते हैं, बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर डेथ हो रही थी और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस पर कंसर्न रेज किया गया।
जो आपकी यहाँ पर जो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज थी और मतलब यूएस के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, उनके द्वारा यहाँ पर कंसर्न रेज किया गया। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 लैब्स है इंडिया की सेंट्रल और एक स्टेट लेवल पर, यहाँ पे बल्क में क्या किया जा रहा है, जो आपकी कफ सिरप्स होते हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है बिफोर द एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर सिरप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर ये कहा गया कि आपको जो भी जब तक आपको यहाँ पर अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आप यहाँ पर सिरप्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर सैंपल टेस्टिंग यहाँ पर पूरी चल रही है। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, क्रिकेट गेट्स अ शॉट इन द आर्म्स ऑफ IOC अप्रूव्स इट फॉर 2028 LA ओलंपिक्स। तो यहाँ पर जो आपके LA में ओलंपिक्स हैं, तो आप देखेंगे आफ्टर 128 ईयर्स, 128 साल बाद क्रिकेट को फिर से यहाँ पर ओलंपिक्स में क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, अभी एक्चुअली हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हुई है, इसका जो 141st जो सेशन हुआ है, यहाँ पे 99 मेंबर्स ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था, बट स्टिल हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो क्रिकेट है आपका उसको फिर से ओलंपिक्स में ऐड किया गया है आफ्टर 128 ईयर्स बाद। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, हमारा कौन सा राइट है, ये आपका ऑप्शन हो जाता है सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो हमारा राइट टू वोट है और ये जो इलेक्शन का जो राइट है वो कौन सा राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, the right to vote in India is a constitutional right. Okay, so right to vote is guaranteed by Constitution of India, Article 326 of the Indian Constitution. Every citizen has to attain the age of 18 to exercise this particular right. आप 18 साल के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। यह आपका किस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, यूनिवर्सल सफरेज इन 1950, मतलब कि इसके अंडर आपको ये राइट यहाँ पर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। यहाँ पर कमर्शियल बैंक के एसेट्स में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को यहाँ पर एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिट्स विद बैंक द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिफाइंड एज फॉलोज। In the case of deposits, it is an asset amount to be received from the bank. It means that amount to be received from bank either on demand or a maturity of the deposits. In case of bank, it is a liability. ये क्या हो जाता है बैंक के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका क्या बैंक है, बैंक में हमने क्या किया, पैसे जमा करिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 1000 रुपए क्या किया आपके जमा किए, इसको डिपॉजिट करें, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया कि हमने क्या करके रखे हैं, इतने रुपए डिपॉजिट करके रखे हैं। बट बैंक के लिए क्या बन जाता है, ये एक लाइबिलिटी बन जाता है, एसेट नहीं बनता। लाइबिलिटी मतलब कि अगर हमने डिमांड की, जो इसकी टाइम पीरियड था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, मैच्योर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपने पैसों की डिमांड करेंगे, अपनी मनी की डिमांड करेंगे। तो ये बैंक के लिए क्या है, एक तरीके से ये लाइबिलिटी है, बट ये जो पर्सन है, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके लिए तो ये एसेट की तरह काम कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपका एसेट की तरह, किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए एसेट का इंक्लूड नहीं होता है। सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतनी ही न्यूज और आर्टिकल्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।